हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज योगी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल हटके नॉलेज में। दोस्तों, आज हम डे 8 में प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन ग्रामर में बहुत सारे होते हैं, तो हम उसको बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो आज हम प्रेपोजिशन में पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब क्या रहता है? तो दोस्तों, इसी वर्ड को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये वर्ड में दो शब्द हैं, प्री और उसके बाद है पोजीशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब जगह। ठीक है दोस्तों, प्रेपोजिशन मतलब पहले और जगह। तो किसी भी जगह को दर्शाने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। याद रखना दोस्तों, किसी भी जगह को दर्शाने के लिए उसके आगे प्रेपोजिशन लगता है। दोस्तों, प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये मैं आपको बोल देता हूं। डायरेक्शन मतलब दिशा, उसके बाद प्लेस मतलब जगह, और टाइम मतलब समय। इनको दिखाने के लिए प्रेपोजिशन प्रयोग होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, प्रेपोजिशन बहुत सारे हैं, तो हम थोड़े थोड़े प्रेपोजिशन पढ़ते जाएंगे। तो आज पार्ट 1 में हम कुछ प्रेपोजिशन सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जितना भी लिखा है उसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ताकि मैं इसको मिटा के प्रेपोजिशन सीखना स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सीखते हैं ऑन। ऑन कहाँ कहाँ पे आएगा? तो दोस्तों प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ रूल लिखे हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल 1 में मैंने क्या लिखा है दोस्तों? तारीख और समय दर्शाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तारीख और समय को दर्शाने के लिए ऑन का यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है? आई विल गो टू बॉम्बे ऑन संडे। मैं रविवार को बॉम्बे जाऊंगा। तो मैं कब जाऊंगा? मैं रविवार को जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक समय दिखाया है, तो इसके आगे मैंने लगाया है यहाँ पे ऑन। अभी हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। ही केम मतलब वो आए ऑन 26 ऑफ अक्टूबर 2020। मतलब देखो दोस्तों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एक डेट दिया है। क्या दिया है? एक डेट है 26 ऑफ अक्टूबर को। वह 26 ऑफ अक्टूबर को आए, मतलब यहाँ पे एक तारीख आया है, उसके आगे हमने क्या लगाया है? ऑन। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी समय को और तारीख को दर्शाने के लिए हम ऑन को यूज करेंगे। अभी दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 2। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सतह मतलब कि सरफेस को दर्शाने के लिए ऑन का यूज होता है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अ फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल। अ फ्लावर पॉट मतलब फूलदान, इज ऑन द टेबल टेबल के ऊपर है। फूलदान टेबल के ऊपर है। इसको मैं एक अच्छे से समझाता हूं, आप समझिए। सपोज कि ये एक टेबल है और ये एक फूलदान है। अभी इस फूलदान को मैं टेबल के ऊपर रखता हूं, तो समझिए दोस्तों, ये टेबल का सरफेस हो गया और ये फूलदान हो गया। तो ये फूलदान इस सरफेस के ऊपर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये फूलदान और ये सरफेस के बीच में कोई भी जगह नहीं है। तो इसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा? अ फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी भी सरफेस को दिखाने के लिए ऑन का यूज होता है। अ फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल मतलब कि टेबल के ऊपर पड़ा है, उसकी सतह पे पड़ा है, इसलिए यहाँ पे ऑन आएगा। अभी दोस्तों इस इमेज को देखिए, जहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है। एक फ्लावर पॉट है और वो टेबल के ऊपर पड़ा है। जब कोई फ्लावर पॉट ऐसे टेबल के ऊपर पड़ा रहेगा, तब फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल ऐसे सेंटेंस बनता है। अभी दोस्तों देखते हैं सेंटेंस नंबर 2, जहां पे मैंने लिखा है द कप इज ऑन द टेबल। तो दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर का सेंटेंस समझाया, बस वैसे ही एक टेबल का सरफेस है, उसके ऊपर एक कप पड़ा है। ठीक है, टेबल की सरफेस के ऊपर कप पड़ा है, तो इसके लिए आएगा ऑन। द कप इज ऑन द टेबल। तो दोस्तों, ऐसे किसी सतह को दर्शाने के लिए भी ऑन का यूज होता है। अभी दोस्तों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है रूल नंबर 3। मशीन को दिखाने के लिए ऑन का यूज होता है। दोस्तों, मशीन को दिखाने के लिए, तो इसको हम समझ लेते हैं एग्जांपल से। यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम ऑन द कंप्यूटर। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर के ऊपर हूं। इसका मतलब ये है कि मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर एक मशीन है और उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है ऑन। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया? आई एम ऑन द कंप्यूटर। अभी सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। दिस मूवी विल बी ऑन टीवी टुनाइट। टुनाइट मतलब आज रात, मतलब कि ये मूवी
आज रात टीवी पे आएगी। तो टीवी एक मशीन है, उसको दिखाने के लिए हमने यूज किया है यहाँ पे ऑन। अभी दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 4, जहां पे मैंने लिखा है बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए ऑन को यूज करते हैं। बॉडी पार्ट्स मतलब दोस्तों हमारे जो शरीर के भाग है वो, उनको दिखाने के लिए भी ऑन का यूज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है ही हिट मी, मतलब उसने मुझे मारा ऑन द शोल्डर, मेरे कंधे पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंधे, ये हमारे बॉडी का पार्ट्स है, इसलिए उसके आगे हमने लगाया है ऑन। उसके अलावा हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 में ही किस्ड मी ऑन द चीक, मतलब उसने मुझे गाल पे चूमा। तो दोस्तों गाल ये हमारा बॉडी का पार्ट है, तो उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे ऑन यूज किया है। तो पूरा सेंटेंस बन गया ही किस्ड मी ऑन द चीक। अभी दोस्तों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है रूल नंबर 5, जिसमें मैंने लिखा है अवस्था को दर्शाने के लिए ऑन का यूज होता है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है वार्म क्लोथ्स आर ऑन डिमांड। दोस्तों अभी विंटर चल रहा है, तो सीधी सी बात है अभी गर्म कपड़ों की डिमांड है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है वार्म क्लोथ्स आर ऑन डिमांड, मतलब कि अभी गर्म कपड़ों का चलन है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में विंटर की अवस्था को दिखाया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वार्म क्लोथ्स आर ऑन डिमांड। ठीक है दोस्तों। तो अभी दोस्तों दूसरे सेंटेंस में हम देख लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, आइसक्रीम इज ऑन डिमांड इन समर। समर मतलब दोस्तों गर्मियों का मौसम, तो गर्मियों के मौसम में सिंपल सी बात है आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा ही रहती है। तो गर्मी की अवस्था को दर्शाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन, आइसक्रीम इज ऑन डिमांड इन समर। तो समर की अवस्था को दर्शाने के लिए यहाँ पे आएगा ऑन। अभी दोस्तों थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, जिसमें मैंने लिखा है सहवाग इज ऑन फायर। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सहवाग आग के ऊपर बैठा है, इसका मतलब ये है कि सहवाग उस पर्टिकुलर मैच में बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है सहवाग इज ऑन फायर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है ऑन। तो चलिए दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा प्रेपोजिशन ऑन टू। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो मैंने रूल लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या लिखा है, कोई चीज मूवमेंट से आती है और किसी सतह मतलब के सरफेस पर आके रुकती है, तो उस वक्त ऑन टू का प्रयोग होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। सपोज के कोई ये एक बिल्ली है, ये यहाँ से ऐसे चल के आती है और चल के आने के बाद यहाँ से जंप करके इस टेबल के ऊपर बैठती है, जैसे कि इस पिक्चर पे दिखाया गया है। तो वो टाइम पे हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल। उसका सेंटेंस क्या बनेगा, द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल। यहाँ पे आएगा ऑनटू, ऑन नहीं आएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ पे द कैट जंप्ड ऑन द टेबल लिखते हैं, लेकिन ऑन नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने रूल लिखा है, कोई चीज ऐसे मूवमेंट से आती है और मूवमेंट से आने के बाद किसी सरफेस पे जाके रुकती है, तब जाके ऑन टू यूज होता है, वो टाइम पे ऑन नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। अभी दोस्तों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे है सेंटेंस नंबर 2, जहां पे मैंने लिखा है द बुक फेल ऑनटू द फ्लोर, मतलब कि दोस्तों कोई बुक है वो गिरा है फ्लोर के ऊपर। अभी दोस्तों इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई एक अलमारी होगी, अलमारी के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और उसमें से एक बुक निकल के बाहर गिरती है, वो ऐसे मूवमेंट से नीचे आती है और उसके बाद फ्लोर पे गिरती है। तो बुक ऐसे मूवमेंट से आया और उसके बाद फ्लोर पे गिरा, तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिखा है द बुक फेल, मतलब कि बुक गिरा ऑन टू द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पे ऑन टू हमने लगाया दोस्तों। अभी दोस्तों सेंटेंस नंबर 3 में देख लेते हैं, जहां पे मैंने लिखा है द पीपल स्टेप्ड डाउन, मतलब लोग नीचे उतरे ऑन टू द रोड, रोड के ऊपर फ्रॉम द बस, बस के अंदर से। तो दोस्तों इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये होता है, लोग बस में से नीचे रोड पे उतरे। तो दोस्तों इतना समझ लीजिए कि कुछ लोग हैं जो बस के अंदर हैं और बस रुकता है, उसके बाद लोग उसके अंदर से बाहर उतरते हैं, तो वो लोग मूवमेंट में हैं, उसके बाद वो लोग रोड पे उतरते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ऑन टू द रोड लिखा है। तो दोस्तों पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनता है, द पीपल स्टेप्ड डाउन ऑन टू द रोड फ्रॉम द बस।
अभी दोस्तों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने हमारा एक नया प्रेपोजिशन लिखा है अपॉन। अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने रूल नंबर 1 लिखा है। दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कोई घटना घटने के बाद तुरंत जो एक्शन होता है उसको दर्शाने के लिए अपॉन यूज होता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या लिखा है मैंने? कोई घटना घटने के बाद तुरंत जो एक्शन होता है उसको दर्शाने के लिए अपॉन यूज होता है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है अमित ज्वाइंड द आर्मी इमीडिएटली अपॉन लिविंग द स्कूल। मतलब कि अमित ने आर्मी तुरंत ज्वाइन किया स्कूल छोड़ने के बाद, इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पे अपॉन यूज किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्कूल छोड़ने के बाद तुरंत अमित ने आर्मी ज्वाइन किया। अमित ज्वाइन द आर्मी इमीडिएटली अपॉन लिविंग द स्कूल। स्कूल छोड़ने के बाद तुरंत अमित ने आर्मी ज्वाइन किया। उसके बाद दोस्तों दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? अपॉन रिलीज फ्रॉम द जेल। जेल से छूटने के बाद ही वेंट टू हिज मदर्स होम। वह उसके माँ के घर गया। उसका मतलब दोस्तों जैसे ही ये बंदा जेल से छूटा है वो तुरंत अपने माँ के घर गया है। तो जेल से छूटने के तुरंत बाद वो गया है, इसलिए यहाँ पे आ गया अपॉन। तो अपॉन रिलीज फ्रॉम द जेल he went to his mother's home. अभी दोस्तों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने रूल नंबर 2 लिखा है। क्या लिखा है मैंने इसके अंदर? कोई फेस्टिवल या इवेंट आने वाली हो तो उसको दर्शाने के लिए अपॉन यूज होगा। जैसे कि दोस्तों अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो दिवाली इज अपॉन अस, मतलब दिवाली हम पर है। तो दोस्तों इसको हिंदी में ऐसा नहीं बोल सकते, हमको ऐसे ही बोलना होगा दिवाली अभी आने को है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिवाली इज अपॉन अस। अभी दूसरा सेंटेंस लिखते हैं जहां पे मैंने लिखा है क्रिसमस इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, मतलब क्रिसमस हम पे आने ही वाला है। लेकिन हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, हमको ऐसे बोलना होगा कि क्रिसमस अभी आने को ही है। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? क्रिसमस इज ऑलमोस्ट अपॉन अस। तो दोस्तों आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई फेस्टिवल या इवेंट अगर वो आने वाला है तो उसको दर्शाने के लिए अपॉन यूज होगा। अभी दोस्तों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने यहाँ पे रूल नंबर 3 लिख लिया है, जहां पे मैंने लिखा है ऑन की जगह पे अपॉन आएगा। लेकिन हम कब ऐसा कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी सेंटेंस में अगर हम ये वर्ब यूज करते हैं हैपन, इंसिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेट एंड डिपेंड्स, अगर इतने वर्ब्स को हम यूज करते हैं तो वो टाइम पे उस सेंटेंस में हम ऑन की जगह पे अपॉन यूज कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है माय कैरियर डिपेंड्स अपॉन माय फादर्स डिसीजन। मतलब कि मेरा कैरियर जो है वो मेरे पिताजी के डिसीजन पे आधारित है। तो यह इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है माय कैरियर डिपेंड्स। यहाँ पे दोस्तों डिपेंड्स आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है अपॉन। माय कैरियर डिपेंड्स अपॉन माय फादर्स डिसीजन। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ऑन लिखना है तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं हमारे नॉलेज के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी ये वर्ब्स आएंगी वहां पे हम ऑन की जगह पे अपॉन लगा सकते हैं। अभी दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस, जहां पे मैंने लिखा है वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम अपॉन हिज प्रमोशन। तो दोस्तों इस सेंटेंस में यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट आ रहा है, इसलिए हमने इसके साथ इस सेंटेंस के अंदर अपॉन यूज किया है। वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम अपॉन हिज प्रमोशन। हम यहाँ पे ऑन भी यूज कर सकते थे, तो सेंटेंस ऐसे बन जाता वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज प्रमोशन। दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन हमने हमारे नॉलेज के लिए ये सीखा है। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है रूल नंबर 4, जो हमारा लास्ट रूल है, जिसमें मैंने लिखा है नाउन का मूल्य एक दूसरे से ज्यादा हो तो उसको दर्शाने के लिए अपॉन यूज होता है। तो दोस्तों हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है ही ड्रो अ कार, मतलब उसने कार चलाई। माइल अपॉन माइल, माइल एक नाउन है दोस्तों और ये दूसरा नाउन है। तो दोस्तों यहाँ पे इस बंदे ने जो कार चलाई है, माइल दर माइल वो कार चलाता जा रहा है। तो मतलब माइल पे माइल बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो एक नाउन से दूसरे नाउन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है।
तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है ही ड्रो अ कार माइल अपॉन माइल, मतलब उसने गाड़ी चलाई माइल दर माइल। तो दोस्तों इसका वैल्यू बढ़ता गया, तो इसके अंदर दो नाउन के बीच में अपॉन आएगा, तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे यूज किया है ही ड्रो अ कार माइल अपॉन माइल। ऐसे ही दोस्तों दूसरा सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे है आई रोट टू यू, मैंने आपको लिखा, ईयर अपॉन ईयर मतलब साल दर साल, बट यू नेवर रिप्लाइड, लेकिन आपने कभी जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आपको समझाता हूं, यहाँ पे मैंने किसी को साल दर साल लिखता जा रहा हूं, लेकिन वो बंदा कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई रोट टू यू ईयर बाय ईयर मतलब साल दर साल, बट यू नेवर रिप्लाइड। तो ये ईयर हमारा एक नाउन है, ये ईयर हमारा दूसरा नाउन है, तो हर साल मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, इसलिए दो नाउन के बीच में यहाँ पे आएगा अपॉन। तो इसलिए पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा आई रोट टू यू ईयर अपॉन ईयर बट यू नेवर रिप्लाइड। तो दोस्तों आज हम हमारा ये प्रेपोजिशन का चैप्टर यहाँ तक सीमित रखते हैं, बाकी के प्रेपोजिशन हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।